नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम करेंगे 15 चैप्टर का नाम है हमारा संविधान। तो 11th क्लास में जब हमने संविधान पढ़ा था तो उसमें हमें आर्टिकल वगैरह पढ़ने थे, अधिकार पढ़ने थे, किस आर्टिकल में क्या दिया है, ये सारी बातें हमने 11th क्लास में पढ़ी थी कभी। तो अब हम जो 12th क्लास जो है इसमें हमें ना तो आर्टिकल वगैरह कुछ जानने हैं, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं पढ़नी। हमें पढ़ना है कि जब हमारा संविधान बना था उस समय पे जो मीटिंग्स हुई थी, उन मीटिंग्स के अंदर क्या क्या बातचीत चली थी, देश में क्या क्या पॉलिसीज़ बनानी है, वो सारी बातें हमें इस चैप्टर में जाननी है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि संविधान कब बना, कितने दिन में बना। तो जब अंग्रेज भारत में थे तो वो एक एक्ट लेकर आए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी कि जो भारत की सरकार है वो कैसी होगी। तो उसी में ये मान लो आप लगभग हमारा आधा संविधान जो है वो डिज़ाइन हो चुका था। उसकी जो मेन बातें हैं उस एक्ट की, वो बहुत सारी बातें हमने अपने संविधान में ली हैं। तो स्टार्टिंग होगी संविधान के बनने की 1935 से। तो 1935 वाला जो एक्ट है वो एक ऐसा एक्ट है जिसका हमारे संविधान के ऊपर बहुत प्रभाव है, बहुत उसका इफेक्ट है। उससे बहुत सारी बातें हमने सीखी हैं। तो अभी तक संविधान भारत का बना नहीं है 35 में अंग्रेज़ों के ही रूल्स हैं, पर वो अंग्रेज़ों के जो रूल्स हैं उनको हमने यूज़ किया है हमारे संविधान में। तो आपको सिर्फ एक बार ये चीज़ याद रखनी है कि 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसकी बहुत सारी बातें हमने अपनी संविधान में ली हैं। क्लियर? पर अभी यहाँ पे बिल्कुल ये बात क्लियर कर दो कि 1935 वाला जो है वहाँ से हमारा संविधान बनना शुरू नहीं हुआ है, उसके तो बहुत साल बाद शुरू होगा। तो जब हमें आज़ादी मिली थी 1947 में, उससे पहले 1 साल पहले भारत का संविधान बनना शुरू हुआ। तो 9 तारीख थी, दिसंबर का महीना था, 1946वां साल है। डेट लिख लो, याद कर लो, 9 दिसंबर 1946। क्या है डेट? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को भारत का संविधान बनना शुरू हुआ और संविधान बनाने के लिए पहली मीटिंग की गई। पहली मीटिंग में जो हेड थे संविधान सभा के, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये कोई टेम्परेरी बेस पर इनको बनाया गया था, एक दिन के लिए पहली मीटिंग को संभालने के लिए। 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई, उसके बाद अगले दिन छुट्टी थी, उसके बाद अगले दिन 11 तारीख को दूसरी मीटिंग हुई। और 11 तारीख वाली जो मीटिंग है, इसमें पूरी जो संविधान सभा थी, यानी पूरी की पूरी जो असेंबली थी, जो बहुत सारे लोग मिलकर संविधान बना रहे थे, उन सभी का जो अध्यक्ष बनाया गया वो बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और जब तक संविधान बनेगा तब तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही इस सभा के अध्यक्ष रहेंगे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब बने हैं वो? 11 तारीख को। तो अब आप ये डेट नोट डाउन कर लो और आप याद रखो कि 9 दिसंबर वो तारीख है जब हमारा संविधान बनना शुरू हुआ। 1946 का साल था, दिसंबर का महीना था। ठीक? तो अगर आपसे पूछते हैं कि भारत का संविधान जो है उसका निर्माण कार्य कब शुरू हुआ, तो आप बताओगे 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान बनाने के लिए पहली मीटिंग बुलाई गई थी, पहली बैठक बुलाई गई थी। क्लियर? तो 9 दिसंबर को संविधान बनना शुरू हुआ है। इसको बनने में लगे 2 साल 11 महीने 18 दिन। कितने? 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो ये 46 में शुरू हुआ था बनना, दिसंबर में। ये पूरा हुआ जाकर 49 में, 1949 में नवंबर का महीना था, 26 तारीख थी और भारत का संविधान बनकर तैयार हो चुका था। इसको बनाने में लग गए 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो 9 दिसंबर को शुरू हुआ है बनना 1946 में, और 26 नवंबर 1949 को बनकर भारत का संविधान तैयार हो गया है। इसको बनने का जो समय है लगभग 3 साल आप कह सकते हैं, एग्जैक्ट है बिल्कुल 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो हमें इस चैप्टर में यही जानना है कि ये जो 2 साल थी, लगभग 3 साल तक ये जो बैठकर मीटिंग की है इन्होंने, तो देश के लिए क्या क्या काम किए, मतलब देश के लिए क्या क्या शक्तियाँ दी हैं, संविधान को कैसे बनाया है, तो वही सारी बातें हम आगे पढ़ेंगे। आपको सबसे पहले ये सारी डेट याद होनी चाहिए कि भारत का संविधान कब बना, इसमें कितने दिन लगे बनने में, और एक डेट और लिख लो कि इसमें जो मीटिंग हुई थी टोटल वो 114 हुई थी।
यानी कि जो वर्किंग डेज थे इसमें, जैसे 9 तारीख को पहली मीटिंग हुई, फिर 11 को हुई, ऐसे ही पूरी जो लगभग 3 साल का समय है इसके दौरान जितनी भी मीटिंग हुई है वो लगभग 114 मीटिंग हुई है। और इसमें सारे मेंबर, हमारे देश के बड़े बड़े नेता, कांग्रेस के नेता, कुछ मुस्लिम लीग के नेता भी, सभी लोग इसमें बैठते थे और संविधान बनाने का काम शुरू किया उन लोगों ने। ठीक है, और जो ये संविधान सभा थी, जो भी कार्यवाही संविधान के लिए होती थी उसके लिए मीडिया भी इंडिपेंडेंट थी कि प्रेस जो है, मीडिया जो है वो भी उसको रिकॉर्ड कर सकती थी, उसकी लाइव कवरेज दी जाती थी टेलीविजन पर, रेडियो वगैरह पर भी वो सारी चीज़ें सुनाई जाती थी। तो आम लोग भी देख सकते थे कि भारत का संविधान कैसे बन रहा है, कौन कौन सी बातें इसमें ऐड की जा रही हैं। क्लियर? तो आप ये डेट याद रखना, 9 दिसंबर को बनना शुरू हुआ 1946 को, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। फिर हमने वेट किया 2 महीने का और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू कर दिया गया और उसी दिन को हम आज तक अपने गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, इंडिया के रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। तो ये डेट याद रखोगे, 9 दिसंबर, उसके बाद 26 नवंबर 1949, फिर 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया। तो अगर आपसे पूछते हैं बनना शुरू कब हुआ, तो आप बताओगे 9 दिसंबर 1946 को बनना शुरू हुआ। उसके बाद आपसे पूछते हैं बनकर तैयार कब हुआ और समय कितना लगा, तो आप बताओगे 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और इसको बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। उसके बाद अगर आपसे पूछते हैं कि भारत का संविधान लागू कब हुआ, तो आप बताओगे 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू कर दिया गया और हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस हम इसीलिए मनाते हैं। क्लियर? तो भारत का संविधान कब बना है, सारी बातें याद रखोगे। और 114 इसमें टोटल दिन थे, टोटल वर्किंग डेज थे, टोटल इतनी मीटिंग हुई थी। तो ये अभी आप याद रखोगे कि इसमें 114 मीटिंग हुई है, 114 दिन काम लोगों ने किया है। क्लियर? अब है क्वेश्चन कि जो ये संविधान बना रहे हैं इसमें मेन आदमी कौन थे। वैसे तो बहुत सारे आदमी, बड़े बड़े IAS ऑफिसर जो इंडिया में थे वो, बड़े बड़े नेता, कांग्रेस के नेता, बहुत सारे लोग इसमें शामिल हुए थे, पर सबसे मेन थे 2 आदमी। सबसे पहले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो ड्राफ्ट कमेटी की जो थी उसके अध्यक्ष थे, उसके हेड थे। यानी पूरा का पूरा जो संविधान का पूरा खाका है, पूरा फ्रेम है, वो किसने तैयार किया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। क्लियर? तो अगर आपसे पूछते हैं कि ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष कौन था, तो आप बताओगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरे आदमी आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी हमने बात की थी कि जो असेंबली होती थी, संविधान की सभा होती थी, उस सभा में जो हेड के रूप में काम करते थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट आदमी हैं। और जो डॉक्टर अंबेडकर हैं वो तो हैं ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष और राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो हैं संविधान सभा के अध्यक्ष। क्लियर? तो आप दोनों याद रखोगे कि कौन सा किस चीज़ का अध्यक्ष है। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू भी सबसे मेन है इसमें, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी भूमिका है, और भी बहुत सारे बड़े नेता हैं। पर ये 4 नाम तो आप बिल्कुल अच्छे से याद रखोगे कि ड्राफ्ट कमेटी के हेड हैं भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के हेड हैं राजेंद्र प्रसाद। उसके अलावा जो बाकी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें वो जवाहरलाल नेहरू संभाल रहे हैं। उसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल की मेन भूमिका है, और भी बहुत सारे लोग इसमें शामिल हुए। तो 4 नाम आप अच्छे से याद रखना। क्लियर? तो अगर आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछें संविधान सभा के अध्यक्ष और ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष, अब आप अच्छे से आंसर कर सकते हो। क्लियर? यहाँ तक सारी डेट याद रखोगे, इनको कॉपी में नोट डाउन कर लो। ज़्यादा डेट इस चैप्टर में नहीं आने वाली, बस यही थी। हमें आर्टिकल वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ना है, वो सारा 11th क्लास के सिलेबस में था। 12th में हमें सिर्फ यही चीज़ें पढ़नी है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमने देश के लिए बनाई हैं, किस तरीके से सरकार चलेगी, ये क्या क्या डिस्कशन हुए थे। क्लियर यहाँ तक? तो संविधान कब बना, कैसे बना, हमें पता चल चुका है। अब है हमारा अगला टॉपिक कि जो ये 2 साल 11 महीने तक बहस चली है, इतने सारे दिन लोगों ने, इतने सारे बड़े बड़े नेताओं ने, देश के सबसे महान लोग इकट्ठे हुए थे और उन्होंने क्या किया? संविधान को बनाने का काम शुरू किया। तो इस सारे के सारे टाइम में किस किस टॉपिक पर बहस चली, एक एक करके हम सारे टॉपिक देखेंगे। सबसे पहला टॉपिक हम लेते हैं, वो है जैसे अल्पसंख्यक वर्ड आपने सुना होगा। अल्पसंख्यक का मतलब होता है माइनॉरिटी। तो जब संविधान बना रहे थे तो उसमें एक टॉपिक आया कि हमारा जो देश है इसमें रिजर्वेशन हम किस तरीके से देंगे लोगों को।
अल्पसंख्यक कौन है, इंग्लिश में है माइनॉरिटी, यानी जो लोग हैं पिछड़े हुए उनको गवर्नमेंट कैसे हेल्प कर सकती है, ये टॉपिक आया। तो हर आदमी की अलग अलग सोच थी, किसी ने किसी को अल्पसंख्यक कहा, किसी ने किसी और को अल्पसंख्यक कहा। जैसे कि मान लो कि कोई लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो दलित है ना, जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो अल्पसंख्यक हैं, यानी उनको कोई भी अधिकार नहीं मिले हुए हैं, वो सबसे पिछड़े हुए हैं। कुछ लोगों ने कहा कि दलित जो हैं वो आदिवासी हैं, क्योंकि उनके साथ भी बहुत गलत हो रहा है इतने सालों से, उनको भी कुछ राइट्स नहीं मिले हुए। उसके अलावा कुछ लोगों ने कहा, जैसे कि सिख हैं, बौद्ध धर्म के लोग हैं, इन्होंने कहा कि हम माइनॉरिटी हैं, हमें अधिकार मिलने चाहिए। मुस्लिम लोगों ने कहा कि हम माइनॉरिटी हैं, हमें अधिकार मिलने चाहिए। तो क्वेश्चन आता है आपका, टॉपिक बनता है ये पहला डिस्कशन का जो उस समय मीटिंग हुई है कि अल्पसंख्यक कौन है, माइनॉरिटी कौन है, किसको अधिकार दें, किसको रिजर्वेशन दें, समझे। तो अल्पसंख्यक जो है वो कौन है, अब इसको लेकर हमें पढ़ना है कि किस आदमी ने किसको अल्पसंख्यक बताया। सबसे पहला पॉइंट हमारा बनेगा दलित है अल्पसंख्यक। कौन है? दलित। अब ये किस किस का कहना था, आपको नाम याद रखना है, क्योंकि जब आप एग्जाम में लिखोगे है तो बिल्कुल सिंपल बात है, आप सबको पता है दलित अल्पसंख्यक हैं, उनको रिजर्वेशन दिया गया है, गवर्नमेंट उनको हेल्प करती है। तो अब आपको नाम याद रखने हैं कि कौन कौन मेन नेता थे जिन्होंने दलितों को सपोर्ट किया। तो इसमें आएंगे सबसे पहले जे नागप्पा, क्या नाम है? जे नागप्पा। उसके बाद नाम आएगा के.जे. खांडेलकर। उसके अलावा भीमराव अंबेडकर का आप सभी को पता है कि दलितों के सबसे बड़े नेता कौन रहे हैं? भीमराव अंबेडकर। तो दलितों के सपोर्ट में 3 नेता आए, जे नागप्पा, के.जे. खांडेलकर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने कहा कि देश में जो सबसे बुरी हालत है ना, देश के जो असली अल्पसंख्यक हैं वो हैं दलित लोग। इन्हें हजारों सालों से लोग बिल्कुल दबाते आ रहे हैं, इनको कोई भी राइट नहीं मिले हुए, ना तो कोई सोशल राइट है इनके पास, ना इनको पॉलिटिकल राइट है कुछ भी, ना ये राजनीति में एंटर करते हैं। मतलब इनका सिचुएशन जो इनका जो लेवल है वो सबसे बेकार है, सोसाइटी में सबसे बुरा हाल जो है वो दलित लोगों का है। ना मंदिर में घुसने दिया जाता इन्हें, ना किसी सोशल जगह पर जाने दिया जाता, और जो भेदभाव है वो बहुत ज़्यादा होता है दलितों के साथ। तो दलित सबसे पिछड़े हुए हैं, इसीलिए अल्पसंख्यक में जो नंबर 1 पे आते हैं वो कौन आते हैं? दलित ही। किसका कहना था? जे नागप्पा का, के.जे. खांडेलकर का और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। और भी बहुत सारे लोग थे पर हमें मेन के नाम याद रखने हैं। तो इन लोगों ने कहा कि अल्पसंख्यक कौन है? दलित। आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा कि अल्पसंख्यक शब्द को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से कैसे परिभाषित किया, कैसे डिफाइन किया, यानी सब लोग जो हैं वो अलग अलग थिंकिंग के कैसे थे, उन्होंने दलितों के लिए अलग अलग नाम यूज क्यों किए। तो सबसे पहला हमें पता चल गया कि दलितों को बताया गया अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक का मतलब होता है संख्या में कम। वैसे तो ये मतलब हो गया इसका अल्प मतलब कम, संख्या मतलब नंबर, तो जो नंबर में कम होंगे वो क्या है? अल्पसंख्यक। पर यहाँ पे जो डिस्कशन चल रहा था संविधान सभा में वो मेनली ये था कि किसको रिजर्वेशन देनी है, किसको गवर्नमेंट हेल्प देगी। तो जो अल्पसंख्यक होंगे, जिनके पास अधिकार कम होंगे, जो संख्या में कम होंगे, उन्हीं को तो गवर्नमेंट हेल्प देगी। जो अमीर पड़े हैं, संख्या में भी ज़्यादा हैं, सारे राइट उनके पास हैं, तो उनको थोड़ी गवर्नमेंट रिजर्वेशन देगी। तो अल्पसंख्यक का जो मैटर चला उसमें पहला पॉइंट आया हमारा दलित। लोगों ने कहा कि दलित जो हैं वो अल्पसंख्यक है, जितनी भी लोअर कास्ट है भारत में वो असली अल्पसंख्यक है, उनके साथ बहुत बुरा होता है। तीनों नेताओं के नाम आप याद रखोगे। पहला हमें पता चल गया किसको कहा गया अल्पसंख्यक? दलितों को। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा आएगा वो है मुसलमान। बहुत सारे लोगों ने, खुद मुस्लिम लीग ने भी, मुस्लिम लीग से भी अलग जो नेता थे भारत में, उन सभी ने कहा कि देश में बंटवारे के बाद बहुत कम मुस्लिम बचे हैं और इन मुस्लिमों के राइट्स को हमें बचाना होगा। तो मुस्लिम भी क्या है? अल्पसंख्यक हैं। क्लियर? तो सबसे पहला आया दलित। दूसरा पॉइंट आया कि मुस्लिम दलों ने कहा कि मुस्लिम जो हैं वो अल्पसंख्यक हैं। उसके बाद सिख जो हैं उन्होंने भी कहा कि हम लोग भी क्या हैं? अल्पसंख्यक हैं, हम भी संख्या में कम हैं, हमें भी रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, हमें भी राइट्स मिलने चाहिए। तो कौन कौन हो गए? दलित हो गए, मुस्लिम हो गए, सिख हो गए। क्लियर यहाँ तक? उसके अलावा कुछ लोगों ने कहा कि सबसे बुरी हालत जो है वह आदिवासियों की। तो चौथे आए आदिवासी, जिनको कहा गया अल्पसंख्यक। तो आप नाम याद रखोगे, जयपाल सिंह। क्या नाम है? जयपाल सिंह। तो
तो जयपाल सिंह जो है वो आदिवासियों के सबसे बड़े नेता रहे। उन्होंने कहा कि आदिवासी जो हैं इनकी सिचुएशन दलितों से भी ज़्यादा खराब है। पिछले 6000 साल से, यानी जब से इंडियन कल्चर है ना, तब से इन आदिवासियों को दबाया जा रहा है, इन्हें कुचला जा रहा है, इन्हें कोई भी अधिकार नहीं दिया जा रहा है। तो असली अल्पसंख्यक होने का दर्जा किसका है? आदिवासियों का है, और गवर्नमेंट को आदिवासियों के लिए काम करना चाहिए। तो दलित हो गए, दलितों के अलावा मुस्लिम, सिख लोगों ने भी अपने को अल्पसंख्यक बताया। उसके अलावा आदिवासियों को भी अल्पसंख्यक बताया गया। नाम आप याद रखोगे, किसने बताया? जयपाल सिंह ने। क्लियर? बिल्कुल 4-5 ही पॉइंट आएंगे इसमें। उसके बाद आए जो है एक आदमी का नाम आप याद रखो, उनका नाम है NG रंगा। क्या नाम है? NG रंगा। तो ये 4-5 नाम आप अपने कॉपी में लिख लो और इनको बार बार याद करो, क्योंकि जब आप बोर्ड में अच्छा आंसर लिखोगे, नाम के साथ आंसर लिखोगे कि इस आदमी ने इनको सपोर्ट किया। वैसे तो आप सिंपल लिख सकते हो कि 4 हुए, आदिवासी, दलित, वो 4-5 पॉइंट लिख दोगे, पर ऐसे इंप्रेशन अगर आपको अच्छा डालना है, बोर्ड में अच्छे नंबर अगर लाने हैं, तो एग्जाम्पल हमेशा साथ में होने चाहिए कि इस आदमी ने आदिवासियों को सपोर्ट किया, इन नेताओं ने दलितों को सपोर्ट किया। क्लियर? तो आप ये सारे नाम याद जरूर कर लेना। तो अब हम आखिरी ये पॉइंट बस ये कि जो NG रंगा हैं, उन्होंने कहा कि ना तो कोई हिंदू अल्पसंख्यक है, ना कोई मुस्लिम, ना कोई सिख, ना कोई आदिवासी। असली अल्पसंख्यक जो है ना, वो तो इस देश की गरीब जनता है। यानी जो भी आदमी गरीब है ना, वही अल्पसंख्यक है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, कुछ भी हो, चाहे वो, अगर वो बिल्कुल गरीब है तो वही अल्पसंख्यक है, क्योंकि सबसे बुरा किसके साथ होता है? हमेशा गरीब के साथ। तो पहला टॉपिक था संविधान सभा में जो हमें पढ़ना था कि अल्पसंख्यक कौन है, इस मैटर पर क्या बातचीत चली। तो ये सारी बातचीत चली इस मैटर पर, और बहुत दिनों तक बहस हुई, फिर बहुत सारी मतलब डिस्कशन हुए। उसके बाद निकाला गया कि कौन किसको कितना रिजर्वेशन देना है, कितना नहीं देना है। तो पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि अल्पसंख्यक कौन थे? तो आप ये सारे बताओगे, दलित, सिख, मुस्लिम, उसके साथ साथ आदिवासियों को अल्पसंख्यक कहा गया, और उसके अलावा जो गरीब जनता है देश की, उसको भी अल्पसंख्यक कहा गया। ये बातें कही गई कि इन सभी लोगों को राइट्स मिलने चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए। क्लियर? यहाँ तक फर्स्ट टॉपिक हमारा कवर हुआ कि अल्पसंख्यक कौन थे, सारे नाम आप याद रखना। क्लियर यहाँ तक? अब आता है दूसरा मैटर, वो आया लैंग्वेज को लेकर। पहला क्या है? अल्पसंख्यक कौन है। दूसरा मैटर आया देश की राष्ट्रभाषा क्या होगी, जो हमारे सारे काम होंगे। अब आगे अंग्रेज तो छोड़कर जाएंगे, अब इंग्लिश तो लैंग्वेज रहेगी नहीं ऑफिशियल। तो भारत की जो राष्ट्रभाषा है वो किसको बनाए? अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी ये, आप सबको पता है। पंजाबी, हिंदी, उर्दू, दुनिया भर की, मलयालम, मराठी, इतनी भाषाएं देश भारत जो है, इसमें बहुत सारी भाषाएं हैं। तो एक बहुभाषी देश है भारत। तो इसमें सबसे बड़ा मैटर तो यही अटकना था कि देश की राष्ट्रभाषा क्या होगी। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस उस समय में सबसे बड़ी पार्टी थी, सबसे बड़े नेता देश के कांग्रेस में ही शामिल थे। देश को आज़ाद करवाने में कांग्रेस का ही सबसे बड़ा हाथ था, तो सारी कमांड थी कांग्रेस के पास। तो कांग्रेस का कहना था, कांग्रेस बहुत पहले से कहती आ रही थी कि जब हम आज़ाद होंगे, गांधी जी भी उसमें कहते थे कि जब हम आज़ाद होंगे हम अपनी राष्ट्रीय भाषा बनाएंगे हिंदुस्तानी को। कौन सी को? हिंदुस्तानी। अभी हिंदुस्तानी कौन सी लैंग्वेज है? ये जैसे कि हम आम बोलचाल की जो भाषा है उसको कहा गया हिंदुस्तानी, जिसमें कि हिंदी शब्द भी हैं, जिसमें कि उर्दू शब्द भी हैं, जिसमें कि कॉमन लैंग्वेज जो है, रीजनल लैंग्वेज जो होती हैं, उनके वर्ड्स भी उठाकर लिए गए हैं। तो हिंदुस्तानी एक ऐसी भाषा थी जिसमें कि अधिकतर भाषाओं के शब्द मिले हुए हैं, और वो आम बोलचाल की भाषा है। ना तो वो प्योर संस्कृत वाली हिंदी है, ना वो प्योर उर्दू जो है उस वाली उर्दू है। क्लियर? तो जो है ये कहा गया कि ऐसी भाषा होनी चाहिए जो सभी लोग समझ सके, सभी लोग बोल सके। तो ऐसी भाषा फिट बैठती थी बिल्कुल हिंदुस्तानी। तो गांधी जी ने और कांग्रेस ने कहा कि देश की राष्ट्रीय भाषा तो हिंदुस्तानी ही होनी चाहिए। उसके अलावा अब दूसरा पॉइंट आया, वो था प्योर हिंदी का, कि देश की राष्ट्रीय भाषा कौन सी होगी? हिंदी होगी।
अब आप खुद सोचो, हिंदी को अगर राष्ट्रीय भाषा बनाने की बात आएगी तो इतना बड़ा भारत है, तो दक्षिण भारत में हमेशा दिक्कत रहती है थोड़ी सी हिंदी को लेकर। वो लोग नहीं चाहते कि पूरे देश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी बने, क्योंकि उनका कल्चर, उनकी लैंग्वेज बिल्कुल अलग है और नॉर्थ इंडिया जो है उसकी लैंग्वेज बिल्कुल अलग है। तो हिंदी जो है पूरे देश की भाषा तो नहीं है, इसीलिए जो साउथ में है वहाँ पर दिक्कत हुई इस बात पर, जब ये कहा गया कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाएंगे। तो आप नेता का नाम याद रखोगे, धुलेकर ने कहा था कि हिंदी जो है उसको राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहिए। तो अब धुलेकर अगर ये कहेंगे तो साउथ से कोई ना कोई सदस्य जो है वो इसका अपोज करेगा। तो अब दूसरा नाम याद रखोगे, मद्रास की एक मेंबर थी जिनका नाम था दुर्गाबाई, ठीक है। तो दुर्गाबाई जी ने अपोज किया धुलेकर को। धुलेकर ने एक बहुत ही गलत स्टेटमेंट दे दी थी। उन्होंने कहा था कि जो आदमी हिंदी नहीं जानते ना, उनको इस संविधान सभा में बैठने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ से उठकर चले जाओ, क्योंकि भारत जो है वो हिंदी भाषी देश है और हिंदी नहीं जानते तो तुम कैसे भारतवासी हो। तो बहुत बवाल खड़ा हुआ था, गर्मा-गर्म बहस चली थी पूरी संविधान सभा में। तो मद्रास की जो सदस्य थी दुर्गाबाई ने, उन्होंने कहा था कि आप ऐसे हिंदी का प्रचार कर रहे हो, इससे क्या होगा, जो राज्य हैं उनकी जो भाषाएं हैं उनके साथ बहुत गलत होगा, उनके साथ बहुत अन्याय होगा। तो धुलेकर ने सपोर्ट किया हिंदी को। उन धुलेकर के अपोजिशन में खड़ी हुई दुर्गाबाई, जो दुर्गाबाई ने क्या कहा कि हिंदी जो है उसको राष्ट्रीय भाषा नहीं बनाया जाएगा। तो ये बहुत लंबी बहस चली। अब कंक्लूजन कुछ भी नहीं निकल पा रहा था कि कौन सी भाषा को हम अपनाएं, किसको हम अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएं। तो अब तक हमें क्या पता चला कि हिंदुस्तानी को सपोर्ट किया गया, सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया गया था हिंदुस्तानी को, कि हिंदुस्तानी भाषा को हम बनाएंगे राष्ट्रीय भाषा। उसके बाद हमें पता चला हिंदी को किया गया सपोर्ट, पर हिंदी वाली बात ज़्यादा नहीं चल पाई। बहुत सारे लोग इसके अपोजिशन में खड़े हुए कि हिंदी जो है वो राष्ट्रीय भाषा नहीं बननी चाहिए। फिर लास्ट में जो भाषा समिति थी, यानी जो मेंबर थे पूरे के पूरे, उन्होंने कंक्लूज़न निकाला कि जो लैंग्वेज है उसको हम एक अलग तरीके से लेते हैं। उन्होंने सबकी बातें सुनी, बहुत सारी बहस हुई। उन्होंने फिर कह दिया कि हिंदी भी राष्ट्रीय भाषा भी नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि हम हिंदी को राष्ट्रीय भाषा नहीं बना रहे हैं, पर ये जो है राज्य भाषा होगी, ठीक है। तो राष्ट्रीय भाषा का दर्जा हिंदी को नहीं दिया गया उस समय के लिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो देश की काम करने की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो होगी इंग्लिश, जैसे अभी तक चलता हुआ आ रहा है। लगभग आने वाले 15 साल तक हम इंग्लिश को ही सपोर्ट करते रहेंगे और इंग्लिश ही हमारी सारी ऑफिशियल कामकाज की लैंग्वेज होगी। तो दो बातें पता चली कि हिंदी को हम अभी राष्ट्रीय भाषा नहीं बना रहे हैं, आने वाले समय में धीरे धीरे इसको राष्ट्रीय भाषा बनाया जाएगा। दूसरा पॉइंट आया कि जो अंग्रेजी है उसको हम ऑफिशियल लैंग्वेज रखेंगे, कितने सालों तक, 15 सालों तक। तो ये कंक्लूजन निकला भाषा वाली जो समिति थी उसका, कि जो देश की राष्ट्रीय भाषा है वो आगे चलकर हिंदी हो सकती है, पर अभी उसको राष्ट्रीय भाषा नहीं बना रहे हैं, उसको केवल राज्य भाषा का दर्जा दे रहे हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट निकल कर आया कि इंग्लिश को हम अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज रखेंगे, कितने सालों तक, 15 सालों तक। 15 साल के बाद जैसे ही हमारा सिस्टम संभलेगा, देश का कामकाज शुरू हो जाएगा ढंग से, फिर हम इसमें चेंज कर देंगे और हिंदी को या किसी अदर लैंग्वेजेस को धीरे धीरे ऑफिशियल लैंग्वेज बना देंगे। पर आज भी हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें हिंदी के साथ साथ जो इंग्लिश है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद अब आते हैं साउथ में, जो ये बातें चल रही हैं कि हिंदी जो है वो राष्ट्रीय भाषा नहीं होनी चाहिए। तो इन बातों का भी ध्यान रखा गया और हर एक राज्य को, चाहे वो पंजाब हो, चाहे मद्रास हो, चाहे तमिलनाडु हो, सबको अपनी अपनी राज्य में, अपने एजुकेशन में, अपनी नौकरियों में अपनी भाषा को चुनने का अधिकार दे दिया गया। तो आप अब भी देखते हो कोई भी एग्ज़ाम अगर होता है गवर्नमेंट का, तो उसमें पंजाबी में, मराठी में, इतनी सारी लैंग्वेजेस में वो एक एग्ज़ाम होता है हमेशा, ठीक है। तो कोई भी एग्ज़ाम हो उसको आप किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हो। जैसे देश के सबसे बड़े बड़े जो एग्जाम्पल जैसे कि यूपीएससी है, यूपीएससी का एग्ज़ाम भी आप मराठी में दो, तमिल में दो, कन्नड़ में दो, आदिवासी लैंग्वेज भी हैं बहुत सारी, आदिवासी लैंग्वेजेस में भी आप अपना वो एग्ज़ाम दे सकते हो। क्लियर। तो जितने भी राज्य थे उनको छूट दी कि आप अपनी मर्जी से अपनी अपनी जो स्टेट है उसकी लैंग्वेज चुन सकते हो। तो ये कंक्लूजन निकाला भाषा का। पहला टॉपिक हमने क्या पढ़ा था कि अल्पसंख्यक कौन है, आप सारी बातें वो याद रखोगे कि हिंदू भी हैं, हिंदुओं में दलित हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, उसके अलावा जो गरीब जनता है वो भी है, आदिवासियों को भी अल्पसंख्यक कहा गया।
उसके बाद दूसरा टॉपिक था कि भाषा कौन सी होनी चाहिए, तो इसमें आप बताओगे कांग्रेस और गांधी जी का कहना था कि भाषा होनी चाहिए हिंदुस्तानी, क्योंकि हिंदुस्तानी जो है वो ना तो हिंदी है प्योर, ना वो प्योर उर्दू है, वो मिक्सअप है सभी लैंग्वेजेस का, उसको अधिकतर भारत के लोग जानते हैं, तो हिंदुस्तानी देश की राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए। कुछ लोगों ने कहा सिर्फ हिंदी होनी चाहिए, उनके अपोजिशन में लोग खड़े हुए कि हिंदी नहीं होनी चाहिए, और लास्ट में कंक्लूजन निकला कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं होगी, राजभाषा होगी, इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे, उसके साथ साथ हर एक राज्य को अपनी अपनी भाषा चुनने का अधिकार होगा। क्लियर भाषा वाला मैटर। तो दो टॉपिक हमने पढ़ लिए, दो मेन बहस जो थी वो हमने पढ़ ली। अब हमारी तीसरी और आखिरी बहस बचती है जो संविधान बनाने के समय में चली थी। अब वो ये मैटर था कि किस गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दें, सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को। सेंटर मतलब केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकार। तो जो शक्तियां बांटनी है देश की, पावर जो बांटनी है वो किस तरीके से बांटी जाए, या सेंटर को ज़्यादा दे दें तो दिक्कत, अगर स्टेट को ज़्यादा दे दें तो दिक्कत। तो इस पर भी बहुत सारी लंबी बहस चली है, ऐसे ही थोड़ी 3 साल का टाइम लगा इसको बनने में। तो डेली हर मैटर पर सोचा जाता था, दूसरे देशों के जो संविधान है उन्होंने जैसे बनाया है उन सारी चीज़ों को देखा जाता था, उनसे सीखा जाता था, फिर बहुत सारे हमारे देश में क्या चीज़ चल सकती है क्या नहीं चल सकती, वो सारी बातें सोच समझकर डिस्कशन कर कर पूरा बड़े बड़े महान लोग बैठते थे, बड़े बड़े एक से एक विद्वान बैठते थे, तो सभी लोग जो हैं वो कंक्लूजन निकालते थे। तो अब ये मैटर आया है तीसरा कि केंद्र सरकार के पास ज़्यादा पावर होगी या स्टेट गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आए सबसे पहले जो है वो केंद्र सरकार के सपोर्ट में। अधिकतर जो नेता थे वो केंद्र सरकार के सपोर्ट में ही थे, जैसे कि भीमराव अंबेडकर हैं, बालकृष्ण शर्मा हैं, ये आप दो नाम तो याद रख ही लो। भीमराव अंबेडकर, बालकृष्ण शर्मा जो है उनका कहना था बिल्कुल कि केंद्र सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वही पावरफुल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इतने बड़े देश को संभालना है ना तो ज़्यादा पावर किसके हाथ में होनी चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में होनी चाहिए, ताकि जितने भी ये स्टेट हैं ये पहले की तरह अपने आप को अलग ना मानने लगे। जैसे कि हमें पता है कि पहले राजा हुआ करते थे, तो राजाओं के टाइम में सबकी अपनी अलग अलग रियासतें थी, तो बिल्कुल वैसे ही हो सकता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कमज़ोर हो तो क्या कहना था जो सपोर्ट में केंद्र सरकार के, उन्होंने कहा कि अगर केंद्र ताकतवर होगी तो देश को अच्छे से संभाल पाएगी। दूसरी बात, अगर केंद्र पावरफुल होगी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अगर पावरफुल होगी तो देश की एकता को बनाए रख सकती है। तीसरी बात, अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पावरफुल होगी तो पूरे देश को बिखरने से बचा सकती है और राज्य जो हैं वो अपनी आज़ादी की बात नहीं करेंगे। क्लियर है सारी बातें। तो जो केंद्र सरकार है उसको सपोर्ट दिया गया, कहा गया कि केंद्र सरकार के पास ज़्यादा पावर हमें रखनी चाहिए। क्लियर सारी बातें। जैसे एजुकेशन हुई और भी बहुत सारी चीज़ें, जो टैक्स होते हैं गवर्नमेंट के वो सेंटर के पास ज़्यादा होने चाहिए। तो पहला तो टॉपिक ये ओपिनियन आया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके पास ज़्यादा पावर होनी चाहिए। अब दूसरा आया जो है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, उस टाइम स्टेट को बोलेंगे प्रांत, तो प्रांत के पास ज़्यादा होगी या केंद्र के पास? तो प्रांतों के फेवर में अब लोग आए। इनमें सबसे बड़ा नाम है, आप हमेशा याद रखना, इस नाम को नोट डाउन कर लो अभी, के संथनम। क्या नाम है? के संथनम। के संथनम का कहना था कि जो पावर है वो प्रांत जो है यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, इंग्लिश में प्रांत को बोलते हैं प्रोविंस, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है यानी प्रोविंस की जो गवर्नमेंट है उसके पास ज़्यादा पावर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उसके पास ज़्यादा पावर नहीं होगी तो वो खुलकर काम नहीं कर पाएगी, उसके पास पैसे की कमी हो जाएगी, उसे हर चीज़ के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड रहना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है वो केंद्र के पास ज़्यादा पावर नहीं होनी चाहिए, पावर ज़्यादा होनी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के पास, प्रांतीय सरकार के पास। किसका कहना था? ये कहना था के संथनम का। तो आप नाम याद रखोगे कि के संथनम सबसे बड़े सपोर्टर थे कि हर स्टेट के पास ज़्यादा पावर होनी चाहिए। फिर इस पर बहुत सारी बहस चली है, बस आपको यही नाम याद रखने थे इस टॉपिक से कि प्रांत जो है और केंद्र जो है उसके सपोर्ट में किन किन लोगों ने क्या क्या कहा। तो के संथनम प्रांत के सपोर्ट में थे, बालकृष्ण शर्मा, अंबेडकर और भी कई बड़े नेता जो है सेंट्रल के सपोर्ट में थे। फिर लास्ट में कंक्लूजन निकाला गया कि कुछ टॉपिक तो ऐसे होंगे जिस पर केवल सेंटर गवर्नमेंट ही
जो है वो कुछ ना कुछ एक्शन ले सकती है, वो यानी सारी पावर सेंटर के पास ही होंगी। और कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिस पर केवल स्टेट गवर्नमेंट ही एक्शन ले सकती है, और कुछ मैटर ऐसे होंगे जिस पर स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी दोनों ही अपने तरीके से मिलकर काम भी कर सकते हैं। क्लियर। और लास्ट में कंक्लूजन निकला कि जो ज़्यादा पावरफुल होगी वो होगी केंद्र सरकार। क्यों? क्योंकि सबको पता था कि देश जो है अभी रजवाड़ों में बटा हुआ था, पहले जैसी सिचुएशन हो सकती थी, तो देश को बिखरने से अगर बचाना है तो स्टेट गवर्नमेंट जो है उसकी बजाय हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पावरफुल बनाना होगा। तो देश के सभी नेताओं ने फैसला लिया कि हमारी जो केंद्र सरकार है वो ज़्यादा शक्तिशाली होगी, ना कि प्रांतीय सरकार। और हमारा आज तक ऐसा ही सिस्टम चल रहा है, एक स्टेट से ज़्यादा हमारी सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसके पास पावर्स होती हैं। क्लियर। तो ये था हमारा ये चैप्टर, और ये हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। और इसके बाद मैंने एनसीईआरटी क्वेश्चंस की वीडियो बना रखी है, वो क्वेश्चंस आप ज़रूर देखें क्योंकि उसमें यही सारे टॉपिक्स आते हैं और उनको अच्छे से कर लें। हर चैप्टर की आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस की वीडियो मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मिल जाएगी, मैप्स की वीडियो मिल जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है सारी, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो सब्सक्राइब वाला बटन है वो ज़रूर दबा लें। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर इंग्लिश आपकी सफलता की रुकावट, एंड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग राइट पोजीशन रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, सो डोंट वरी, हमारा एक चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट नाम से, जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। या फिर आप यूट्यूब पर फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट FLUENTA लिख कर भी सर्च कर सकते हो, हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल पर हम आपको स्पोकन इंग्लिश, आइल्स, पीटी, टोफल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइफ स्किल और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस देते हैं। और अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे हमारे काउंसलर्स को कॉल करें और कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। लेकिन ध्यान रखना, जो ऊपर नंबर दिए गए हैं ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश डिपार्टमेंट में ही मिलेंगे। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए या क्वेरी के लिए आप इन नंबर पे कॉल बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड जो हमारा डिपार्टमेंट है वहीं पर आपकी बातें हो पाएंगी। और अगर आप चाहते हो सब्जेक्ट्स की PDF और कोई और इन्फॉर्मेशन, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जो कि हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सर्च करके भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हम जितने भी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हम सभी पर अवेलेबल हैं, आप उन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी सभी की वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में डाली हुई हैं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उनकी जो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस सीक्वेंस में मिल जाएगा। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, सभी सब्जेक्ट्स हमने अलग अलग से दिए हुए हैं। तो जो हमारे चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट, वो है स्पोकन इंग्लिश के लिए। बाकी अगर आप सभी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस देखना चाहते हो वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, फ्लुएंटा फैमिली पर। और जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो वीडियोस हैं वो सारी प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें। हमने सारी वीडियोज़ को अरेंज किया हुआ है प्रॉपरली प्लेलिस्ट के अंदर, जिनका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।